हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपको पता है इस समय कोरोना काल में हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसमें जो पोइट्री सेक्शन है, 2 सेक्शन इसमें दिए गए हैं आपके, प्रोज एंड पोइट्री। तो प्रोज सेक्शन में 3 चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जो है आज हम लेंगे, और सिलेबस में आपको बताया भी गया था कि इसमें से क्या आएगा। इसमें से एक तो आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे ऑप्शन के साथ, और उस पर बेस्ड क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको उसी के बेस पर देना होगा। ये 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, और इसके अलावा 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको अपने विवेक से, अपने समझ से देना होगा। कोई 3 क्वेश्चंस के, कोई 3 एनी 3 4 में से कोई 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। तो पहला चैप्टर लें तो इसको सीरियसली लें। 10 मार्क्स की वैल्यू है इसकी पूरे 80 में से, तो अच्छा खासा वैल्यू है इसकी, करीबन 12-13% टोटल को जो मार्किंग वेटेज है आपका, उसका 12-13% लगभग जो है इस पोर्शन में से आएगा। और चैप्टर्स भी, इसके लेसन्स भी लिमिटेड है, 5 है, तो ज़्यादा नहीं है, तो आप कवर कर सकते हैं इस 10 नंबर को। और आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छा करना है, और 10 आउट ऑफ 10 आना चाहिए लगभग सभी का, है। तो नोबल नेचर फर्स्ट इसका जो लेसन है आपका, ओवरऑल तो ये 12 नंबर लेसन है आपके बुक में, बट पोइट्री सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। द नोबल नेचर। नोबल नेचर पहले टाइटल को देखेंगे हम। नोबल माने क्या होता है बताएं आप? उत्तम, श्रेष्ठ, है ना। नोबल माने श्रेष्ठ होता है, उत्तम या श्रेष्ठ भी कह सकते हैं इसको, श्रेष्ठ। और नेचर माने आप जानते ही हैं, प्रकृति। नेचर माने, तो ये जो टाइटल है द नोबल नेचर यानी श्रेष्ठ प्रकृति, बेन जॉनसन इसके राइटर हैं। कौन है इसके पोइट? बेन जॉनसन। तो पहले तो हम इसको एक बार, इस पोइम को आगे पढ़ने से पहले, जैसा कि अबाउट द पोइम जान लें, पोइट के बारे में भी और पोइम के बारे में भी सामान्य जानकारी ले ली जाए तो ठीक रहेगा, उससे समझने में भी मदद मिलती है। तो अबाउट द पोइम देखते हैं। कौन है इसके पोइट? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन 1573 में इनका बर्थ हुआ था, और 1637 में इनकी डेथ हो गई थी। ही डाइड इन 1637 एंड ही वॉज बोर्न इन 1573। वो जो वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी, क्या थे ये? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मेनी फैसेड, मल्टी फैसेड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कई क्षेत्रों में क्या करता है, अपनी योग्यता रखता है, टैलेंट रखता है, एक के बजाय। तो साहित्य के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में वर्सेटाइल किसे मानेंगे आप? जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखता हो, या टाइप ऑफ, यानी क्या, प्रोज की जो स्टाइल्स होती हैं या पोइट्री की जो स्टाइल्स होती हैं, उनको लिखता है। जैसे एसेज भी लिखता है, नॉवेल्स भी लिखता है, रिपोर्ट्स भी लिखता है, ट्रेवलॉग्स है, बायोग्राफीज़ है, इसके अलावा आपके प्लेज हैं, नॉवेल्स है ना। और पोइट्री से में भी उसकी रुचि हो, यानी पॉइम्स भी वो क्या कर रहा हो, लिख रहा हो, तो उसको वर्सेटाइल राइटर कहा जाता है। एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का मतलब होता है प्रमुख, मेन। डोमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? मेन। लिटरेरी पर्सनैलिटी, लिटरेरी का मतलब साहित्यिक, लिटरेरी का मतलब क्या होगा? लिटरेचर, लिटरेचर माने साहित्य, और लिटरेरी का मतलब साहित्य, साहित्यिक, साहित्यिक। साहित्यिक यानी साहित्य से जुड़ा हुआ, यानी लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है?
जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? स्पोर्ट्समैन। उसी तरह से साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्ति को लिटरेरी पर्सन कहा जाता है। तो क्या बात आई हमारे सामने बेन जॉनसन की? बेन जॉनसन was born in 1573 and died in 1637. Was a versatile and dominating literary personality. Personality का मतलब व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। जैसे हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी, आपकी मेरी अपनी, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। तो वो एक साहित्यिक पर्सनैलिटी थे। कैसे? वर्सेटाइल एंड बोलो डोमिनेटिंग। नोन एज ए प्ले राइट। वैसे जाने तो किस किस रूप में जानते हैं किस किस रूप में इनको जाना जाता है? प्ले राइट। देखो ये जानकारी की बात है, ज़्यादातर लोग जो है नाटककार जो होता है ना, प्ले राइट किसे कहते हैं? उसकी अंग्रेजी बना देते हैं प्ले राइटर, क्योंकि राइटर लेखक का मतलब आप सभी राइटर लिखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर किसी नाटककार के बारे में अंग्रेजी लिखनी है आपको तो उसको प्ले राइट लिखा जाएगा, और राइट की भी स्पेलिंग WRIGST होगी, ये ध्यान रखें। जैसे उपन्यासकार को आप क्या कहते हैं? नोवेलिस्ट कहते हैं। उसी तरह से नाटककार को इंग्लिश में क्या कहा जाए? प्ले राइटर नहीं, बोलो प्ले राइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्ले राइट। तो किस रूप में जाने जाते हैं? नोन एज का मतलब के रूप में जाने जाते हैं। किस किस रूप में? प्ले राइट। इसको बंद करना है। पोइट, इसके अलावा वो पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। एक्टर, एक्टिंग भी करते हैं वो, कलाकार मतलब कहने का मतलब अभिनेता भी हैं। एंड क्रिटिक, और क्रिटिक भी हैं। क्रिटिक किसे कहते हैं? आलोचक, समालोचक, जो किसी भी चीज़ के बारे में समालोचना करे उसको क्रिटिक कहा जाता है। ऑफ द 17th सेंचुरी, किस सदी के? 17th। बुक कहाँ आपकी? जो एक ही है क्या तुम्हारे पास आज? तुम दे दो दोनों में से। यस, ध्यान दें। तो कहाँ चल रहे थे हम? क्या देख रहे थे? बेन जॉनसन का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, जो इस पोइम के क्या हैं? पोइट हैं। 1573 में इनका जन्म हुआ, 1637 में इनकी डेथ हो गई। वो जो वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी, नोन एज प्ले राइट, जो कि एक प्ले राइट के रूप में, नाटककार के रूप में। पोइट जानते ही आप, एक्टर जानते ही हैं यानी अभिनेता, एंड क्रिटिक यानी समालोचक। ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के इन रूप में उनको जाना जाता है। किन किन रूपों में? नोन एज प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। ही इज, अब नेक्स्ट देखें, ही इज आइडेंटिफाइड, इनको जाना जाता है। आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना जाता है। आइडेंटिफाई माने होता है पहचान करना, और आइडेंटिफाइड सेकंड फॉर्म है इसकी, यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म है ये। तो इन्हें जाना जाता है। पैसिव वॉइस है ना ये? कैसे चला पता आपको ये पैसिव वॉइस है? हाउ कैन यू से सो? तो प्रेजेंट सिंपल की पहली पहचान का ये पैसिव है, या जाता है, ये जाती है। उन्हें जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल, किसके लिए जाना जाता है? फॉर हिज ब्रिलियंट का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ, है ना, शानदार। क्लासिकल का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी शास्त्रीय। हर चीज़ में क्लासिकल एक पॉइंट है। जैसे क्लासिकल प्लेयर होता है, क्रिकेट में भी देखा होगा, यार बड़ा क्लासिकल प्लेयर है, तो किसे कहते हैं क्लासिकल? बताओ। किसी भी क्षेत्र में क्लासिकल का, क्लासिकल म्यूजिशियन है वो। क्या मतलब? नहीं, वो जो मूल्स, जो मेन जो फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं उस चीज़ के, उस पर चलने वाला, उसके अकॉर्डिंग अपने टैलेंट को दिखाने वाला क्लासिकल कहलाए। जैसे क्लासिकल बैट्समैन है ये, तो इसका मतलब जो क्रिकेट का बैटिंग का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, बैटिंग कैसे की जानी चाहिए। जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में जानते हैं आप लोग, सुना होगा ना, उसको क्लासिकल बैट्समैन कहा जाता है। लक्ष्मण सुना होगा, है VVS लक्ष्मण, वो भी उस तरह की बैटिंग करने वाले। जो कहने का मतलब जो अपने क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई किसी भी क्षेत्र में आप क्लासिकल हो सकते हैं। जैसे सिंगिंग के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक सुना आपने? सिंगिंग, अरे जो हमारे ये देश क्षेत्रीय जो शास्त्रीय संगीत होते हैं ना, वो TV वगैरह पे देखा है ना उस तरह का, तो जिसमें वो संगीत अपने इससे जुड़े, उसका जो मूल सिद्धांत होता है उस पर चलने वाला है।
उसको क्लासिकल कहते हैं। तो इनको पहचाना जाता है फॉर इज क्लासिकल, ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। एक तो क्लासिकल यानी शास्त्रीय, जैसे चुटकुले सुनाते हैं कई लोग, कई चुटकुले तो झट से समझ में आते हैं कई लोग, है ना। अरे भाई कोई जोक होता है ना, सुना होगा आपने, तो कई जोक्स तो ऐसे होते हैं जो सुनते ही लोगों को हंसी आ जाती है, लेकिन कई को थोड़ी देर बाद में आती है। तो वो कौन से जोक्स होते हैं? क्लासिकल जोक्स होते हैं, जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बड़े शानदार होते हैं वो। तो उसी तरह से इनको पहचाना जाता है फॉर इज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। किसके लिए जाना जाता है इनको? इनकी शानदार शास्त्रीय और रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब यथार्थ से जुड़ी हुई, सच्चाई हो, जिसमें क्या हो, यथार्थवाद हो, यानी जो रियल दिखाता हो, रियल कॉमेडी के लिए। कॉमेडी क्या होती है? ये भी प्ले के दो पार्ट हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य, सुखांतिका, जिसमें ज़्यादातर हंसी हंसी आती है देखने पर। अरे भाई फिल्में देखते हैं ना आप, कॉमेडी फिल्में, ये कहते नहीं है आप यार ये कॉमेडी स्टोरी है, नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉमेडी स्टोरी में क्या होता है? खाली आपको ज़्यादातर उस कहानी को पढ़ते हुए हास्य पैदा होता है, हंसी आती है। तो ये जो है रियलिस्टिक कॉमेडी और क्लासिकल, ब्रिलियंट क्लासिकल कॉमेडी जो है उसके लिए पहचाने जाते हैं। कॉमेडी के साथ में इसका एक और पार्ट है, देखा होगा आपने, ट्रेजेडी, इसका उल्टा, जिसमें दुखांतिका होती है, जिसमें ज़्यादातर एक्टर्स है या मेन कलाकार जो है एंड में जाके क्या हो जाता है, मर जाता है, और दर्शक जो है रोता रोता ही फिल्म को पूरी करता है। नहीं समझ में आया यार, रीडर जो है उसको भी लास्ट में उसको पढ़कर कहानी को क्या महसूस होता है? दुख। तो ऐसी ज़्यादातर रचनाओं को क्या कहा जाता है? राइटिंग्स को या फिल्म्स वगैरह जो होती है उसको कैसी फिल्म्स कहा जाता है, कैसी रचनाएं कहा जाता है? ट्रेजेडी। क्या होती है वो? ट्रेजेडी। जैसे कॉमेडी है वैसी ट्रेजेडी है, लिख लें। ट्रेजेडी माने कॉमेडी का एक तरह से ऑब्जेक्ट है ये, ट्रेजेडी, TRAGEDY। ट्रेजेडी। और एक होता है ट्रेजी कॉमिक। और कई बार रचनाएं ऐसी आपने देखा जिसमें क्या होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। यानी सुख का दृष्टि, सुखांतिका भी होती है और दुखांतिका भी, यानी ऐसे मामले भी दिखाए जाते हैं जिसमें हंसी आ रही हो, और कई मामले ऐसे दिखाए जाते हैं दुख। जैसे हमारी इंडियन फिल्म्स, भारत की ज़्यादातर फिल्म्स ऐसी है ना, उसमें क्या होता है बताओ? अरे सुख और दुख दोनों दिखाए जाते हैं ना, तो उसको ट्रेजी कॉमिक कहा जाता है। ऐसी फिल्म्स को या रचनाओं को क्या कहा जाता है? ट्रेजी कॉमिक, TRAGI, ट्रेजी डैश कॉमिक, COMIC, लिख लो, ट्रेजी कॉमिक। तो कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड ट्रेजी कॉमिक, तीन स्थितियां हो गई है रचना की। किसी भी साहित्यिक रचना को या फिल्म्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनसे पैदा होने वाले भावों के आधार पर, उनसे व्यक्ति को देख करके क्या भाव पैदा होते हैं उसके आधार पर तीन कैटेगरी में इसको। कॉमेडी जिसमें हंसी हंसी आती है, ट्रेजेडी जिसमें उसको सीरियस रहता है वो पूरी फिल्म में, दुखी होता है जैसे, और लास्ट वन है ट्रेजी कॉमिक जिसमें दुख और सुख दोनों के बारे चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। और ज़्यादातर हमारी इंडियन फिल्म जो हैं उसी टाइप की होती है। तो ये आपने समझा। तो क्या जाना हमने बेन जॉनसन के बारे में कि बेन जॉनसन इज आइडेंटिफाइड फॉर इज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। किसके लिए जाने जाते हैं वो? अपने शानदार क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, और उनकी जो यादगार जो कॉमेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं? मेमोरेबल का मतलब हाँ, यादगार, याद रखने लायक जो कॉमेडीज हैं आर वोल्पोन, एक तो वोल्पोन नाम की, एंड द अल्केमिस्ट। कौन सी? द अल्केमिस्ट और वोल्पोन, एंड लास्ट है द साइलेंट वीमन। ये कुछ क्या अभी क्या किसके नाम बोले गए? ये क्या थे? हाँ बोलो क्या था ये क्या था? बोलो भाई, व्हाट आर दीज? ये बेन जॉनसन
द्वारा रची गई कुछ कॉमेडीज के नाम हैं, कुछ सुखांतिकाओं के नाम, जिसके लिए हाँ उन जो मेमोरेबल हैं, यादगार हैं। हर आदमी के अपनी अपनी कोई जो भी, चाहे लेखक हो चाहे कोई हो, उसकी यादगार चीज़ें होती है ना, तो ये उनकी यादगार चीज़ें थी। 3 नाम था जिसका, वॉलपॉन, द अल्केमिस्ट, द साइलेंट वीमन, ये 3 जो हैं। तो ये हमने अभी इंट्रोडक्शन लिया किसका, इस पोइम के पोइट बेन जॉनसन का। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट। अब इस पोइम में क्या है, what we are going to learn in this poem, what is the message of this poem, what is the central idea of this poem, ये देखना है हमको इसमें ना। the noble nature, देखें ध्यान से, the noble nature is a short lyric। ये तो इसकी लिटरेरी विशेषता हुई कि ये शॉर्ट लिरिक है, अलग अलग टाइप की होती है, कोई लॉन्ग नरेटिव होता है, कोई किस टाइप का होता है, बेलाड होता है, कोई किस अलग अलग टाइप की अपनी कविताओं के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। वर्स होता है, लॉन्ग वर्स होता है कोई, यानी बड़ी कविता होती है ना, वॉल्यूम होते हैं कई। उसी तरह से नोबल नेचर जो हमने पढ़ने जाना है, पढ़ रहे हैं हम, ये जो शॉर्ट लिरिक, एक ये लघु कविता है। क्या है, जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ी है, लघु कविताएं पढ़ी है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन की होती हैं, 10 लाइन की होती हैं, है ना। तो शॉर्ट लिरिक है। लिरिक का मतलब यहाँ क्या है, पोएम, कविता। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसको किसने रचा है, कंपोज का मतलब रचना करना, रचित किया है। कंपोज माने रचना करना, जिसकी रचना की है बेन जॉनसन द्वारा, इसकी रचना की गई है। और ये जो स्टोरी, ये जो पोएम है, देखिए ध्यान से, इम्पार्टिंग का मतलब देती है, प्रदान करती है। ग्रेट मीनिंग, बहुत ही गहरा अर्थ, बहुत ही महान अर्थ देती है ये कविता। एंड अ मैसेज, और एक मैसेज भी देती है टू ह्यूमैनिटी। किसको देती है, ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को। दैट वी लिव इन डीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो आप ध्यान से देखें इसको। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हमें कर्मशील होना चाहिए। डीड्स का मतलब पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, हमें काम करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, गुड डीड्स होनी चाहिए हमारी लाइफ में, नॉट इन ईयर्स। और जीवन को कर्मशील होकर के जीना चाहिए, ना कि वर्षों में जीना चाहिए। 100 साल का हो गया तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ की, लेकिन उस 100 साल में अचीवमेंट क्या है, आपके 100 साल में आपके डीड्स क्या हैं, कैसे काम किए हैं आपने, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीना कैसे चाहिए हमको, कर्मशील होकर के, वर्षों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस पोएम में देखेंगे आगे हम, एक और उदाहरण आ रहा है, व्यक्ति कितने लंबे जीवन को जीता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना कर्मशील और कितने जीवन में उसकी क्या है अचीवमेंट है वो, दैट इज। और उम्र बड़ी होना या बड़ी उम्र होने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। छोटी उम्र का व्यक्ति भी क्या बन सकता है, कम उम्र का व्यक्ति भी क्या बन सकता है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने मैसेज, और ये पोएम जो हमको देती है, मैसेज क्या देती है, दैट ह्यूमैनिटी, दैट वी लिव इन डीड्स, हमें क्या करना चाहिए, कर्मशील होकर जीना चाहिए, नॉट इन ईयर्स। द पोएट, आगे देखें, द पोएट कंट्रास्ट्स अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर वो विरोधाभास पेश करता है। कंट्रास्ट का मतलब यहाँ क्या है, विरोधाभास पेश करता है। किसका, मीनिंगलेस, कैसी, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो, एंड अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावहीन, इम्प्रेसिव माने प्रभावी, और अनइम्प्रेसिव माने प्रभावहीन, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। लॉन्ग लाइफ, उसको कंट्रास्ट करता है यहाँ पर, यानी उसका विरोध करता है। किसका, जीवन मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ अगर है आपकी, सुने इधर, जीवन अगर आपका लंबा है लेकिन मीनिंगलेस है, मतलब अर्थहीन है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, एंड अनइम्प्रेसिव है आपकी लाइफ, भले लॉन्ग है, भले आपकी लाइफ 100 साल की है, 75 साल, 80 साल, 90 साल की है, लेकिन अगर मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है एंड अनइम्प्रेसिव है, तो किसकी, कैसे जीवन का विरोधाभास पेश करता है, उसका विरोध करता है कवि यहाँ। द पोएट कंट्रास्ट ऑफ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, कैसा लंबा जीवन का विरोध करता है वो, अनइम्प्रेसिव और मीनिंगलेस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ, लाइफ विद शॉर्ट लाइफ, लाइफ
कहाँ चला गया ये, अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। हाँ, किससे करता है इसका तुलना, वो किसके साथ करता है, कंट्रास्ट किसके साथ करता है, विरोधाभास किसके साथ दिखाता है, शॉर्ट लाइफ के साथ। लॉन्ग लाइफ कैसी लॉन्ग लाइफ, मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव। लॉन्ग लाइफ को शॉर्ट लाइफ से, कौन सी शॉर्ट लाइफ, कैसी शॉर्ट लाइफ, फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, जो कैसी हो, जो बहादुरी से भरे हुए, दिलेरी से भरी हुई, यानी बहादुरी से, हीरोइक का मतलब क्या हुआ यहाँ, बहादुरी से भरे हुए, और वर्चुअस यानी होता है गुणों से भरे हुए, गुणों से भरे हुए जो कर्म हैं उनसे भरी हुई जो छोटी लाइफ है, शॉर्ट लाइफ, उससे जो है बड़ी लॉन्ग लाइफ की क्या करता हो, कैसी लॉन्ग लाइफ, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव। इन दोनों के बीच में वो विरोधाभास पैदा करता है और तुलना भी करता है दोनों के बीच में। क्या, तो किसके किसके बीच में तुलना करता है, इसलिए पॉइंट में बताओ। अनइम्प्रेसिव एंड मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। वर्चुअस का मतलब होता है गुणों से भरा हुआ, वर्चु से बना, वर्चु माने गुण, वर्चुअस माने गुणी, गुण से भरी हुई, गुण से भरे हुए जो कर्म है, नेक काम कहते हैं जिसको, क्या मतलब वो यहाँ पर है, नेक काम, गुड डीड्स, उससे भरे हुए शॉर्ट लाइफ से वो कंट्रास्ट करता है। कंट्रास्ट का मतलब तुलनात्मक अध्ययन करता है, तुलनात्मक तुलना करता है, विरोध बताकर, बाई ड्रॉइंग टू सिंबल फ्रॉम नेचर। क्या करते हुए, प्रकृति से दो प्रतीकों को लेकर, दो सिंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीक। हमारी जो प्रकृति है ना, और वैसे भी आपको पता ही है, पॉइंट जो होते हैं बहुत से हमारी जो प्रकृति के जो प्रतीक हैं उनसे उनको अपने कविता में प्रयोग करके वो बहुत सारी तुलनाएं करते हैं, बहुत सारे उसके समानताएं भी बताते हैं कई बार किसी चीज़ की। तो यहाँ पर दो नेचर के दो जो सिंबल्स हैं, कौन कौन से, एन ओक एंड अ लिली। एक तो ओक का ट्री, ओक जानते हैं आप लोग, बलूत का पेड़। किसका पेड़ है ओक माने, बलूत का, जो यहाँ हमारे इस इलाके में नहीं होता उसका, एंड अ लिली, और एक लिली यानी कुमोदिनी, ये एक फ्लावर है। लिली एक क्या है, फ्लावर है जिसको